नारायण जी समझ में आया बेटा? आ गया सर। आ गया ना? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर का आता ही आता है। 8 नंबर का आता है। 8 नंबर का। सर इसमें न्यूमेरिकल कितने यूनिट में से आएंगे? हर हर यूनिट में न्यूमेरिकल है इसमें। केवल एक यूनिट में न्यूमेरिकल नहीं है, प्लेन टेबल में शायद। बाकी सारी यूनिटों में न्यूमेरिकल है। सर ये पुराने क्वेश्चन पेपर सर पीडीएफ बना के व्हाट्सएप कर दो सर को। कर दूंगा ना बेटा। आपके पास हो ये है, मैं कर तो देता कर देना सर। हूँ, बिल्कुल करता हूँ है ना। उनकी न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे में पुराने पेपर का ही न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ये जो है ना, ये पुराने पेपर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 नंबर का। हाँ तो सर और अच्छे और प्रैक्टिस कर लेंगे सर, भेज देना पुराने, मतलब 2-3 साल के भेज देना। नहीं नहीं, भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है पवन, समझ में आया बेटा? हाँ। पिक्चर दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर दिख रही है। तो आपका एंगल 540 आ गया था, है ना? हाँ सर। अब आपको इंक्लूडिंग एंगल तो आपने निकाल लिया, अब करेक्ट बेयरिंग आपको निकालनी थी। हाँ तो अपने करेक्ट फॉर बेयरिंग और करेक्ट अपने को बैक बेयरिंग निकालनी है। सर वो बॉन मेरा कि बाहर हो गया। तो कैसे हो गया बाहर है? आया आया, दे दे, आ जान दो उसको भी, आ जान दो यार। आ जाने दो उसको भी। कहाँ गया? आ गया पवन, आ गया पवन? हाँ आ गया सर आ गया। तो बताना तो चाहिए भाई मेरे को कि आ गया हूँ मैं तुम्हारा वेट करता रह गया। अरे सर इसमें नेटवर्क नहीं मिलता है, बार बार स्क्रीन चली जाती है और आज भी नहीं सुनाई देती। अब अपने पास इंक्लूडिंग एंगल तो निकाल लिया अपन ने। ठीक है, अपने ये देखा कि इंक्लूडिंग एंगल अपना सही है। ठीक है, अब अपने को ये तो मालूम है अपने को कि जैसे अपने को अच्छे से मालूम है कि फोर बेयरिंग और बेल बेयरिंग में 180 का डिफरेंस आना चाहिए। और अपन ने जब इनको देखा डिफरेंस, तो किसी में भी 180 का डिफरेंस नहीं आया, केवल एक बेयरिंग में।
डी से ई में आपको 180 का डिफरेंस आया, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपको तब मिल जाएगी जब एक 180 का डिफरेंस आया है, पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि 180 का डिफरेंस किसी भी बेयरिंग में नहीं आता। उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, यहाँ तो चलो 180 का एक डिफरेंस आ गया तो अपन ने कर लिया, पर एक ऐसी कंडीशन भी आ जाती है जब 180 का डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपन जो न्यूमेरिकल करेंगे वो अगला क्वेश्चन में करूँगा आपको, इस तरह करवा लेंगे, और वो आखिरी पैटर्न होगा इसका क्वेश्चन का, उसके बाद पूरा हो गया इसमें, है ना। चलो, तो अपने पास वही एंगल क्या है अपने पास, एंगल एंगल इक्वल टू क्या था अपने पास फंडा, बैक बेयरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ, यही था। अब ये देखिए अपन डी से ई के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब 180 डिग्री किस में आ रहा है, डी और ई में आ रहा है, मतलब ये दोनों आपको फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर कोई इरेट नहीं आई थी, ये वाले क्वेश्चन, मतलब सामने वाले ने जब यहाँ से रीडिंग ली डी और ई स्टेशन से, तो यहाँ पर उसको कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे कि आपकी नीडल इफेक्टेड हो जाए, ठीक है। तो अब एंगल कौन सा लेंगे अपन, ई वाला एंगल लेंगे, एंगल डी ले लो, डी इक्वल्स टू, डी पर खड़े हैं तो ब्रेक बेयरिंग कौन सी होगी, डी से सी, और फोर बेयरिंग माइनस डी से ई। कोई डाउट इसमें बेटा, आयुषी हाँ सर। कोई डाउट, नहीं। अपन ने क्या करा, केवल वो बेयरिंग देख ली जिसमें अपने पास 180 डिग्री आया करेक्ट। अब अपन ने देख लिया कि डी से ई, मतलब डी और ई दो ऐसी मेरे पास है जो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, दो स्टेशन, ठीक है। तो अपन ने एंगल डी लेकर देख लिया, एंगल डी पर अपन बैठे हैं, अगर डी है तो वो अपना एंगल डी है, वो अपना फोर बैक बेयरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसके डी से सी बैक बेयरिंग हो जाएगी और डी से ई फोर बेयरिंग हो जाएगी। कोई डाउट, एंगल डी कितना निकाला था अपन ने, एंगल डी कितना था 133 था, इक्वल्स टू 133। 133 था ना। ये सेव करते हुए जाना यार बेटा। डी से सी कितना है, डी से सी 45 डिग्री, 45। ठीक है। और डी से ई अपने को 45 डिग्री 272 माइनस डी से ई अपने को अभी निकालना है बेटा, नेक्स्ट निकालना वेरिएंट, हाँ नेक्स्ट फोर वेरिएंट ऑफ नेक्स्ट लाइन अपने को निकालना है। कितना आ जाएगा ये, इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 133 डिग्री। अब आपको इजीली दिख रहा है कि ये माइनस में आएगा और इसको प्लस 360 से कर देते हैं। इक्वल्स कितना आएगा बेटा,
272. 272 डिग्री, जो कि अपने को मालूम था कि अपनी बेरिंग सही थी। ठीक है, ये 272 आ गया, ये क्या आ गया आपका 4 बेरिंग आ गया। अगर 4 बेरिंग आपको डी से ई की 4 बेरिंग कितनी आ गई 272 आ गया, तो बेरिंग ऑफ डी ई, मतलब डी से ई की मिल गया आपको, डी से ई से डी कितनी मिल जाएगी, ई डी इक्वल्स टू 272 डिग्री। ये 180 डिग्री से ज़्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो माइनस 180 डिग्री कर देंगे, तो इक्वल्स टू कितना आएगा, नाइन्टी टू। 90। कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये देखो अपनी ये और 272 भी आ रही थी और 92 भी आ रही थी। ठीक, अब अपन अगली लाइन पे चले जाते हैं। ये दोनों करेक्ट हो गई। अब अपन ए से ई और ए से बी की बात कर लेते हैं। तो हाँ, एंगल ई की बात कर लेते हैं। एंगल डी की बात हो गई, अब एंगल ई की। ई इक्वल्स टू, ई पर खड़े हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 बेरिंग ई डी माइनस ई ए। ठीक है, एंगल ई कितना है 126 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इक्वल्स टू ई डी। ई डी अभी अपन निकाला, कितना निकाला ई डी बेटा अपने 92 डिग्री निकाला, माइनस ई ए अपने को फाइंड आउट करना है। तो ई ए इक्वल्स टू 92 डिग्री माइनस 126 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें भी माइनस ही दिख रहा है, तो प्लस 360 कर देंगे अपन। कितना आ रहा बेटा ये, सर 325.7। 325। 325 डिग्री 30 मिनट्स। 325 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट्स। अब इसमें ये ई से ए मिल गया। अब बैक बेरिंग ऑफ ई से ए, मतलब ए से ई। बैक बेरिंग क्या हो जाएगी इसकी, ए से ई हो जाएगी ना, ए से ई क्या हो जाएगी, ए से ई 325 डिग्री 30 मिनट आपके पास आया था। ये 180 से ज़्यादा है कम है, ज्यादा है सर। तो इसे 180 माइनस कर देंगे। कितना आएगा, चलो बेटा एक मिनट कॉल आ रहा है मेरे को ना। 145।
हेलो, ये 140, हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? मेरी आवाज आ रही है? सक्षम, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? ऐसी बेटा मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आ रही है। आ रही ना? चलो हेलो। आ रही हाँ है सर सर। आ रही है, आ रही है। चलो ठीक है। तो अब ए के लिए 180 माइनस करो तो आप कितना आएगा? 144 degree 30 minutes. 144 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। पर एक अपने को रीडिंग कौन सी दे रहा था सामने वाला? 145 डिग्री, अगर इसमें यहाँ एरर आ चुकी है ना। अब एंगल बी की बात, एंगल ए की बात कर लेते हैं अपन। ये हो गया एंगल ए पर आ जाते अपन, है ना। ए इक्वल्स टू क्या था? एंगल इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए से ई माइनस ए से बी। ए से एंगल ए कितना था? 100 डिग्री इक्वल्स टू ए से ई, अभी फाइंड आउट करा अपन ने कितना? 144 डिग्री 30 मिनट माइनस ए से बी। ए से भी अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए से बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए से बी इक्वल्स टू 144 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 100 डिग्री, ये आपके पास आ जाता है इक्वल्स टू 44 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। अब बैक बेरिंग ऑफ ए बी, मतलब बी ए, क्या आ जाएगा? ये 44 180 डिग्री ज्यादा है कम है? कम है सर। कम है। 44 ज्यादा है क्या? 180 डिग्री 44 से ज्यादा है कम है? पवन, हाँ सर, हेलो। हाँ 44 डिग्री 30 मिनट 180 से ज्यादा है कम है? पवन, हाँ सर, हेलो। हाँ 44 डिग्री 30 मिनट 180 से ज्यादा है कम है? कम है सर। कम है ना। और इसमें अगर कम है तो अपन क्या करते हैं? प्लस करते हैं 180। प्लस। 180 हाँ। प्लस करो तो हाँ सर। प्लस करो। सर 224.30 सर। ठीक है। और अपने को दिया कितना था इसने? 225 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। एंगल बी हो गया, सॉरी एंगल ए। अब अपन बी पर आ जाते हैं, बी वाली बेरिंग सही करते हैं। तो बी वाले के लिए बी, एंगल ऑफ बी इक्वल्स टू बी से ए माइनस बी से सी। फॉर्मूला एक ही यूज कर रहे हैं, बैक बेरिंग ऑफ बैक लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। दो फॉर्मूले के अंदर आपको 8 नंबर मिल रहे हैं।
क्या आएगा ये एंगल भी कितना आपके पास 90 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू बी ए भी निकाला आपने 224 डिग्री 30 मिनट्स माइनस बी सी आपको फाइंड आउट करना है बी सी इक्वल्स टू 224 डिग्री 30 मिनट माइनस 90 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा इक्वल्स टू 134 डिग्री हेलो हेलो हाँ सर हाँ बी से सी 134 तो सी से भी क्या आ जाएगा ब्रेक बेयरिंग ऑफ सी बी क्या आ जाएगा सी बी 134 180 से कम है ज्यादा है कम है तो इसे प्लस कर देंगे कितना आ रहा 314 डिग्री 314 डिग्री ठीक है ये आपका अब एंगल सी की बात करें तो अपन सी पर है तो सी इक्वल्स टू सी अभी देखा था क्या अपन ने सी भी देखा था सी इक्वल्स टू सी से बी माइनस सी से डी ठीक है और सी कितना है एंगल ऑफ सी 90 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू सी से बी कितना है निकाला पेपर ने 314 डिग्री 0 मिनट माइनस सी से डी तो सी से डी क्या आ जाएगा 314 डिग्री 0 मिनट माइनस 90 डिग्री 30 मिनट सर एंगल सी सिर्फ 90 डिग्री है सर नहीं यार एंगल सी 90 डिग्री 30 मिनट में हाँ तो 90 डिग्री ले लें फिर अपन ऊपर उल्टा करा फिर नहीं सही है नहीं करा सर वहाँ पे तो वहाँ तो 90 डिग्री लगा अपने हाँ हाँ ठीक है कितना है ये The quantities which determine the magnetic field of the earth at a place are called magnetic elements of the earth. We will now learn about declination, dip and the horizontal intensity of the field H. Declination. The angle subtended between the geographic meridian and the magnetic meridian is called declination. The figure represents magnetic meridian mm, OG represents geographical meridian GM, angle GOH is called angle of declination represented by theta.
Let us now do an activity to determine declination at a place. For this, we will use a sundial. Do you know what a sundial is? Let me explain how to make it. Let us fix a drawing sheet on a drawing board. Vertically fix a long rod longer than 30 cm at the center of the sheet. Arrange the drawing board with the vertical rod in an open place. This setup is called a sundial. Now keep marking the tip of the shadow cast by the rod at equal intervals of time between 11 am and 1 pm. Also mark the time for each shadow position. The line joining the shortest shadow and the foot of the rod is the longitude at that place. This gives us the geographical meridian of a place. Now place the rod with a plotting compass and mark the line north-south at that place. This gives us the magnetic meridian at that place. The angle subtended between the above two lines is the declination at that place. The angle subtended between the direction of the total intensity of the Earth's magnetic field I and the horizontal component at a place H is called the angle of dip or inclination. Look at this figure. In the figure, OV represents vertical component V at a place. OH represents the horizontal component H at a place. The resultant intensity of the Earth's magnetic field is represented by OI. The angle HOI represents the dip at a place, denoted by the letter alpha. Dip of a place is determined by an instrument called dip circle. The resultant intensity I of the Earth's magnetic field acting along OI can be resolved into two components. A, H is the horizontal component represented by OH, and B, V is the vertical component represented by OV. Here, H is also considered as one of the elements of the terrestrial magnetism. H is equals to I cos alpha, V is equals to I sin alpha. From these equations 1 and 2, V by H is equals to tan alpha. Thus, the relation between I, V and H can be obtained as I square is equals to H square plus V square. Note that the horizontal component H at a place is perpendicular to the plumb line at that place. It is aligned with the magnetic meridian and with the geographical meridian. As the magnetic elements of the Earth at a place have specific values, any place on Earth can be uniquely identified by these values, that is I, V and H. These values are very important for navigational and aviation purposes. We will now observe the values of these elements of magnetism at some very important places. These values were calculated in 1992. Let us now summarize what we have learnt today. The study of the Earth's magnetic field is called terrestrial magnetism. Declination, dip and horizontal components are called the elements of magnetism. The space or region around a magnet in which a force is experienced by a magnetic pole is called the magnetic field and is usually represented by the letter B. Magnetic lines of force is a line joining any 2 points close to each other in the direction of the magnetic field. The number of magnetic lines of force present per unit area is proportional to the intensity of the magnetic field in that area.
the number of magnetic lines of force present per unit volume and perpendicular to its cross section is called as magnetic flux. The poles of geographical meridian and the poles of the magnetic meridian are oppositely named. The geographical meridian and the magnetic meridian do not coincide. The geographical axis and the Earth's magnetic axis also do not coincide. Such lines are called skew lines. Well, we come to an end of this interesting chapter on magnetism with that. I'm sure you all enjoyed it quite a lot. This is me, Vinay, signing off till we meet the next time. Bye bye. Magnetic dip is, or the inclination, is how much below the horizontal the magnetic field points. And so we need a special type of compass, a dip compass or dip meter, to get that information. So currently the needle can move around in that plane and will align the rotation axis of the dip meter with the compass needle such that 0 degrees is at the north end of our magnet. Then I can rotate this 90 degrees and the needle can oscillate and move in this vertical plane. The dip angle is defined from -90 to +90, with positive dip being a measure below the horizontal. So you and all of your group mates should find a dip meter measurement, each person going through the entire process independently. So doing the alignment and setting everything up, compile a table, average, get your average dip for your tape.